Hello everyone, I am your educator Amit. I'll be teaching social studies, history, geography, economics and polity. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट ये जो टॉपिक है ये एसएसटी का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 है और ये डेवलपमेंट में ये टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले कि डेवलपमेंट का मीनिंग होता क्या है। एक्चुअली डेवलपमेंट जो है ये एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। सब्जेक्टिव कंसेप्ट मतलब क्या, इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर एक आदमी के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंट्री में अगर फार्मर देखेंगे तो फार्मर के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग रहेगा। जो बिजनेसमैन है बिजनेसमैन के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग होगा। जो जॉब्स करते हैं वो लोग, उनके लिए डेवलपमेंट अलग होगा। तो डेवलपमेंट जो है ये कंसेप्ट हर एक आदमी अपने हिसाब से देखता है। ठीक है, तो ये चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो डेवलपमेंट है ये क्या होता है, डेवलपमेंट कंट्री का होता कैसे, उसमें कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व है। कंट्री अगर डेवलप्ड है तो उसके पास पैसा ज्यादा है इसलिए हम उसको डेवलप बोलते हैं क्या, या कंट्री में बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सारी चीजों को भी कंसिडर किया जाना चाहिए, या एजुकेशन लेवल को भी कंसिडर किया जाना चाहिए। ये सारी चीजें हम ये टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। Now before proceeding with the topic, if you people have any doubts, queries, you can connect me on Instagram and on YouTube as well. ठीक है, now let's begin with the topic. ये जो टॉपिक है ये डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। डेवलपमेंट जो है ये हम प्रोग्रेस बोल सकते हैं। लोग जो होते हैं वो अपनी प्रोग्रेस को क्या करते हैं, देखते हैं कि हम पिछले साल तक क्या कर रहे थे, फिर अगले साल में क्या क्या अचीव करना है, ये प्रोग्रेस होती है। फिर उसके बाद जो लोगों के डिजायर्स होते हैं, जो लोगों को चाहिए होता है, उसको हम डेवलपमेंट का मतलब बोल सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जो कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है, ये कंट्री का डेवलपमेंट कंट्री के सारे लोगों का हो तो ही हम उसको डेवलपमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, कंट्री अगर एज एन इंडिविजुअल पूरे कंट्री के बारे में हम बात करें, पूरे कंट्री के बारे में सोचे तो सब लोगों का अगर डेवलपमेंट हो रहा है कंट्री में, सब लोगों की डेवलपमेंट हो रही तो ही हम उसको डेवलपमेंट कंसीडर करेंगे। अभी डेवलपमेंट जो है ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। ठीक है, डेवलपमेंट में इनकम तो आता ही है बहुत सारे लोगों के लिए, पर डेवलपमेंट में अलग चीजें भी हो सकती है। इनकम तो प्राइमरी है ही, ठीक है, फिर उसके बाद बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते होंगे कि हमारे लिए डेवलपमेंट का मीनिंग मतलब रोटी, कपड़ा और मकान, हमको खाना मिल जाए, हमको पहनने के लिए कपड़े मिल जाए और एक छत मिल जाए, दैट्स इट। उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब उतना हो जाता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके जो मनी माइंडेड नहीं होते, उनको इक्वालिटी भी चाहिए होती है। उनको रोटी, कपड़ा, मकान से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सोसाइटी में इक्वालिटी चाहिए, अच्छी रिस्पेक्ट चाहिए, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोटेक्टेड होना चाहिए, उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि उनके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है कि सारे लोग एक साथ रहे, सारे अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ को एग्जिस्ट करें। और कुछ लोगों का ये भी डेवलपमेंट गोल हो सकता है कि सारे लोगों का जो लाइफ है वो अच्छा हो जाए या प्रॉस्परस लाइफ हो जाए। ठीक है, तो डेवलपमेंट के गोल्स क्या है यहाँ पे अलग अलग है। अभी जो डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है ये हम अपने पास्ट से कभी भी कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपना जो पास्ट होता है वो पास्ट को ही हम देखते हैं कि पास्ट में हमारे पास क्या था, हमको क्या चाहिए, जो डिजायर्स है इसको ही हम क्या बोलेंगे, अपने डेवलपमेंट गोल्स बोलेंगे। तो इन द सेम वे जो डेवलपमेंट गोल्स है हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हम उसको अचीव कर सकते हैं। जो डेमोक्रेसी है यही कुछ चीजें ऐसे प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने गोल्स जो है वो अचीव कर सकते हैं। हमारे पास फ्रीडम है, हमारे पास राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हमारे पास सारी चीजें जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने गोल्स को खुद अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अभी डेवलपमेंट का मीनिंग देखते हैं, डेवलपमेंट का पहले डेफिनेशन देखते हैं कि डेवलपमेंट मतलब क्या। डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज ब्रिंगिंग अबाउट अ सोशल चेंज, मतलब यहाँ पे सोशल चेंज पे फोकस किया जा रहा है। एंड टू अचीव द ह्यूमन पोटेंशियल, मतलब ऐसा सोशल चेंज इंट्रोड्यूस करना जिससे कि जो ह्यूमन है वो अपना पोटेंशियल है वो बढ़ा पाए। पोटेंशियल मतलब क्या, फॉर एग्जांपल अगर ए आदमी है, ठीक है, वो बस 50 केजी अगर वजन उठा पा रहा है तो उसके लिए डेवलपमेंट का गोल क्या होगा कि वो 100 केजी उठाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये पोटेंशियल की बात हो रही है कि आदमी जो है वो अपना कितना पोटेंशियल दे रहा है, कितना पोटेंशियल यूज कर रहा है, कितना परसेंट अपने काम में दे रहा है। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इट इंक्लूड्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल्सो। अभी मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट में क्या पता जा रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्या, यहाँ पे पैसे की बात हो रही है। अगर इकोनॉमी अच्छी हो गई, ठीक है, तो कंट्री में लोगों को ज्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो ही लोग वहां के प्रॉस्परस रहेंगे। ऑन द अदर हैंड गुड गवर्नेंस की बात होगी। गुड गवर्नेंस मतलब क्या, यहाँ पे डेवलपमेंट की कंसेप्ट में गुड गवर्नेंस को भी हम ले सकते हैं। मतलब आपके कंट्री में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है, पॉलिटिकल सेटअप स्टेबल होना चाहिए, पॉलिटिकल क्लैशेस नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ पे गुड गवर्नेंस चल रहा है, लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल रहा है तो भी हम इसको डेवलपमेंट बोल सकते हैं। ऑन द अदर हैंड रिड्यूसिंग पॉवर्टी, आपके देश में गरीबी भी नहीं होनी चाहिए, इसको भी हम डेवलपमेंट बोल सकते हैं। जितनी कम गरीबी उतने ज्यादा लोग प्रॉस्परस रहेंगे। और इलिटरेसी मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेशन मिले, उनको पढ़ते लिखते आए, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, डेवलपमेंट गोल बोल सकते हैं। अभी जो डेवलपमेंट गोल जो है ये हम ग्रोथ के साथ भी यूज कर सकते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हो जाते हैं। अभी उसके पहले देखते हैं कि जो लोग हैं
कंट्री में अलग अलग लोग होते हैं, उनके अलग अलग गोल्स होते हैं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। अभी डिफरेंट मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स कैसे हो सकते हैं वो देखते हैं। पहला एक लैंडलेस रूरल लेबरर है। रूरल लेबरर मतलब क्या, ऐसा आदमी जिसके पास खुद की जमीन नहीं है, वो दूसरे के जमीन पे जाके डे टू डे बेसिस पे काम करता है और उसको उसका पैसा मिलता है। अब ये लोगों के लिए डेवलपमेंट का गोल क्या होगा कि उनको ज्यादा वेजेस चाहिए, ज्यादा पैसा मिले और कम टाइम काम करने के लिए मिले, मतलब कम टाइम में उनको ज्यादा पैसा मिले। तो ये जो लेबर लोग होते हैं उनके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग ये हो जाएगा, मतलब पैसा ज्यादा मिले और बस कम से कम काम करना पड़े। ऑन द अदर हैंड जो प्रॉस्परस फार्मर्स होते हैं या जो बड़े फार्मर्स होते हैं, जो अच्छे लेवल पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हैं, जो पंजाब हरियाणा के जो फार्मर्स होते हैं, उनके लिए डेवलपमेंट का गोल क्या हो जाएगा, उनको अच्छा मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए। मतलब ये जो प्राइस होता है गवर्नमेंट क्या करती है, फार्मर से जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है वो परचेज करती है, तो ये ज्यादा से ज्यादा उनको मिलना चाहिए। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट से ज्यादा सब्सिडीज मिलने चाहिए, ये उनके लिए डेवलपमेंट गोल हो सकता है। ऑन द अदर हैंड जो अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ है, ऐसे लोग जो सिटीज में रहते हैं जिनके पास जॉब्स नहीं है, उनको क्या चाहिए, उनको जॉब्स चाहिए, उनको अच्छा सैलरी चाहिए, बेटर वेजेस चाहिए, ये उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब हो सकता है। ऑन द अदर हैंड एक लड़की की यहाँ पे बात हो रही है, अगर एक लड़की है तो उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, एक लड़की है तो उसको यहाँ पे उसके भाई को जो फ्रीडम मिल रहा है घर में, वही फ्रीडम वो लड़की को भी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है, एक फ्रीडम, उसके लिए एक डेवलपमेंट का मतलब है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे आदिवासी लोगों की भी बात हो रही है। अभी जो आदिवासी लोग हैं ये ऐसे लोग होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं। फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या हो सकता है कि उनको फॉरेस्ट में फ्रीली रहने दे दिया जाए, फिर उसके बाद फॉरेस्ट की जितनी भी चीजें वो उनको यूज करने के लिए मिले, गवर्नमेंट जो है वो बीच में इंटरफेयर ना करे। तो ये फ्रीडम जो है उनके लिए क्या हो जाएगा, एक डेवलपमेंट का गोल हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग लोग हैं और इनके डेवलपमेंट के गोल्स क्या है, अलग अलग है। फॉर मतलब ये कंसेप्ट से हम क्या समझ सकते हैं कि जो लोग हैं, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। हर एक आदमी का डेवलपमेंट गोल अलग हो सकता है और वो कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है। कन्फ्लिक्टिंग मतलब कैसे हो सकता है कन्फ्लिक्टिंग, फॉर एग्जाम्पल हम दो लोगों की बात करते हैं, एक है बिजनेसमैन। अभी बिजनेसमैन और एक लेबर की बात करते हैं। बिजनेसमैन अपना फैक्ट्री चलाता है, फैक्ट्री में वो लेबर को जॉब्स देता है, लेबर को पैसा देता है, अपना काम करा के लेता है। अभी बिजनेसमैन को क्या चाहिए, उसको कम से कम वेजेस पे कराना है और ज्यादा से ज्यादा टाइम काम करना चाहिए। ठीक है, ये वर्कर्स से उसकी डिमांड रहेगी कि उसको वर्कर्स को कम पैसा देना है और ज्यादा काम करा के लेना है। ऑन द अदर हैंड जो लेबरर्स है उनकी रिक्वायरमेंट अलग होगी, उनको ज्यादा वेजेस चाहिए और कम टाइम काम चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों के जो गोल्स है वो क्या है, कंफ्लिक्टिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो पॉइंट्स है जहां पे मतलब गोल तो लोगों के डिफरेंट है पर वो कंफ्लिक्टिंग गोल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट बात करते हैं इनकम एंड अदर गोल्स। अभी यहाँ पे इनकम की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल अभी कंट्री अगर इंडिया की हम बात करें, इंडिया में अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग सेक्टर्स के लोग रहते हैं। ठीक है, अलग अलग काम करने वाले, अलग अलग वर्क एनवायरमेंट के लोग। इंडिया में बिजनेसमैन भी है, इंडिया में फार्मर्स भी है, इंडिया में लेबर भी है। ठीक है, इंडिया में जॉब्स करने वाले मिडिल क्लास के लोग भी है। तो ये सारे अलग अलग लोग जैसे इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, तो इनके अलग अलग डिजायर्स होंगे, इनके अलग अलग डेवलपमेंट के कंसेप्ट होंगे। हर आदमी के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग होता है। तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट को काम करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर यहाँ पे काम करना है, डेवलपमेंट करना है, तो हर एक इंडिविजुअल आदमी का डेवलपमेंट पे फोकस नहीं किया जा सकता। इंडियन गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं बस बिजनेस लोगों को ही मदद करूंगा या बिजनेस लोगों की डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे। गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकता कि हम बस लेबर लोगों के बारे में सोचेंगे। गवर्नमेंट को ओवरऑल सब लोगों के बारे में सोचना पड़ता है और वैसे पॉलिसीज फ्रेम करनी पड़ती है जिससे कि बेनिफिट सारे लोगों को हो। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो इंडिविजुअल गोल्स है उसके ऊपर फोकस नहीं करती, गवर्नमेंट ग्रुप गोल्स पे फोकस करती है। मतलब ऐसा गोल जिससे सारे लोगों का बेनिफिट हो। अभी सारा ऐसा कौन सा गोल हो सकता है जिससे सारे लोगों का बेनिफिट हो। अभी ये सारे जो लोग हैं इनको एट द एंड ऑफ द डे क्या चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, इनको अगर पैसा मिलेगा तो उनकी डेवलपमेंट होगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ये लोगों का पैसा बढ़ाने की कोशिश करती है थ्रू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर होता है तो ही जॉब ज्यादा जनरेट होंगी, इंडस्ट्रीज चलेगी, इंडस्ट्री से लोगों को पैसा मिलेगा और जैसा लोगों को पैसा मिलेगा वो अपना डेवलपमेंट खुद कर लेंगे। तो जो गवर्नमेंट होती है वो इंडिविजुअल गोल पे फोकस नहीं करती, अपना टाइम वेस्ट नहीं करती, वो सीधा इकोनॉमी पे फोकस करती है और इकोनॉमी से लोगों को अपना अपना पैसा मिलता है और लोग अपने डेवलपमेंट के गोल पूरे कर लेते हैं। ठीक है, अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बस इनकम ही बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती,
ऐसे लोग होते हैं जो इनकम के बियॉन्ड भी सोचते हैं या पैसे के बियॉन्ड भी सोचते हैं। उनको सोसाइटी में इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, उनको फ्रीडम चाहिए, उनको सिक्योरिटी चाहिए, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पैसे से कोई मतलब नहीं होता, उनको ये सोसाइटी में ये सारी चीजें चाहिए होती है। तो ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी ऐसे जो लोग एग्जिस्ट करते हैं, ये इसमें दो टाइप्स के लोग होते हैं, एक मटेरियलिस्टिक लोग और एक नॉन मटेरियलिस्टिक लोग। मटेरियलिस्टिक लोग मतलब क्या, उनके लिए पैसा सब कुछ है। ऐसे लोग जो पैसे के बारे में सोचते हैं, उनको गाड़ी चाहिए, उनको बंगला चाहिए, ठीक है, उनको प्रॉपर्टी चाहिए। ऑन द अदर हैंड कुछ लोग ऐसे होते हैं नॉन मटेरियलिस्टिक, मतलब उनको पैसे से ज्यादा कोई मतलब नहीं, उनको सोसाइटी में कुछ अलग चीजें चाहिए, बस पैसा नहीं चाहिए। जैसे कि फ्रेंडशिप चाहिए, सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए। तो दो टाइप के लोग एग्जिस्ट करते हैं। अभी यहाँ पे मटेरियलिस्टिक गोल्स है और नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स है। अभी जो मटेरियलिस्ट का अगर एग्जांपल हम देख सकते हैं, तो हम यहाँ पे बिजनेसमैन को देख सकते हैं। जो बिजनेसमैन होते हैं ये मटेरियलिस्टिक होते हैं मेजोरिटी, जो जिनके पास गाड़ी बंगला पैसा या मनी माइंडेड जो लोग होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो नॉन मटेरियलिस्टिक लोग हो सकते हैं, इनको हम गुरुज बोल सकते हैं। ऐसे कुछ गुरुज होते हैं, श्री श्री रविशंकर हो गए, ठीक है। तो ये ऐसे गुरु होते हैं, वो नॉन मटेरियलिस्टिक होते हैं, उनको पैसे से कोई मतलब नहीं, वो कुछ दूसरे स्पिरिचुअल चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं अदर देन मनी। तो यहाँ पे ये दो टाइप के लोग हैं सोसाइटी में, दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप मटेरियलिस्टिक हो या नॉन मटेरियलिस्टिक हो आप कमेंट में बोल सकते हो, राइट। चलो नेक्स्ट है, अभी कुछ एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए कि टेक्स्ट बुक में ऐसे एग्जांपल दिए कि आपको कैसी लाइफ चाहिए। जॉब करना है तो आपको फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, या आपको बस पैसा चाहिए, ऐसे एग्जांपल्स दिए हुए। अभी पहला एग्जांपल दिया है कि ऐसा जॉब है जो जॉब के लिए आपको आपका होम टाउन छोड़ना पड़ रहा है। तो आप जैसे आपके जॉब के लिए अगर होम टाउन छोड़ोगे तो आप सोचोगे कि मेरे को पैसा कितना मिल रहा है, मेरी फैमिली की सेटलमेंट वहाँ पे ठीक से हो जाएगी क्या, मेरे को अच्छा घर मिलेगा क्या, वहाँ पे सोसाइटी अच्छी रहेगी क्या, ये सारे फैक्टर्स हम यहाँ पे कंसिडरेशन में लेते हैं। ऑन द अदर हैंड दो ऐसे एग्जाम्पल दिए, एक जॉब ऐसा है जहाँ पे आपको जो पैसा है वो बहुत ज्यादा मिल रहा है, पर जो फैमिली के लिए जो टाइम है, फैमिली का जो टाइम है ये सबसे कम मिल रहा है, ठीक है। ये एक पहला जॉब हो गया। अभी दूसरा जॉब ऐसा है जहां पे आपको पैसे कम मिल रहे हैं पर फैमिली के लिए टाइम बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो आपको इसमें से कौन सा जॉब बेहतरीन लग रहा है, 1 या 2, ये आपका डिसीजन हो सकता है। आप अगर मनी ओरिएंटेड है, आपको पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पहला वाला जॉब ले सकते हैं। पर आप अगर नॉन मटेरियलिस्टिक है, आपको फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है या दूसरे अदर देन मनी दूसरी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप दूसरा देख सकते हैं। तो ये सारी जो एग्जांपल है इसमें से आप खुद को क्या कर सकते हो, कैटेगराइज कर सकते हो। और एक एग्जांपल ऐसा दिया हुआ है, अब ये वुमेन के लिए दिया है। अभी वुमेन है, दो टाइप्स की वुमेन है। एक वुमेन जो है वो हाउसवाइफ है, ठीक है, हाउसवाइफ है, और दूसरी जो वुमेन है ये काम करती है, ठीक है। अभी ये जो वुमेन है ये इसको पैसा भी मिलता है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी मिल रहा है, और एक हाउसवाइफ जो है वो घर में दिन भर काम कर रही है पर सोसाइटी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही क्योंकि उसको घर में काम करने के पैसे नहीं मिलते, ठीक है। तो ये दो अलग अलग एग्जांपल है जिससे हम मिक्स गोल बोल सकते हैं कि आपका जो डेवलपमेंट का गोल है ये दोनों में से मिक्स भी हो सकता है या एक भी हो सकता है, राइट। अभी नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं। नेशनल डेवलपमेंट मतलब यहाँ पे कंट्री के डेवलपमेंट की बात करेंगे कि जो कंट्री होती है वो उसका डेवलपमेंट कैसे करती है। अभी कंट्री का नेशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे मतलब क्या होना चाहिए, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बेहतरीन होना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब क्या, आप कल तक मारुति सुजुकी कार में घूम रहे थे, आज आप ऑडी में घूम रहे, तो ये आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़िया। आप पहले सस्ते कपड़े पहनते थे, आज आप महंगे कपड़े पहनते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है कंट्री में सब लोगों का बढ़ना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे नेशनल डेवलपमेंट है। उसके बाद जो सोशल एमिनिटीज है वो भी मिलनी चाहिए लोगों को, मतलब आपके कंट्री में सारे लोगों को एजुकेशन मिलना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए और बैंकिंग फैसिलिटीज भी मिलनी चाहिए। ये सारी जो फैसिलिटीज है इसको हम क्या बोलेंगे, नेशनल डेवलपमेंट बोलेंगे। तो ये डेवलपमेंट जो है ये कंट्री के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे तो उसमें लोगों का इनकम भी बढ़ना चाहिए, लोगों के पास मेडिकल फैसिलिटीज भी लोगों को अवेलेबल होनी चाहिए, उनको एजुकेशन भी मिलना चाहिए, उनकी लिटरेसी लेवल भी बढ़नी चाहिए, ठीक है। अभी नेशनल डेवलपमेंट के कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं। अभी डेवलपमेंट कैसा हो सकता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो सकता है, मतलब और ज्यादा डेमोक्रेसी जो है वो और ज्यादा अच्छी हो जाए, और ज्यादा लोगों को राइट्स मिले, और ज्यादा जो पावर है वो लोगों के पास रहे। नेक्स्ट है साइंटिफिक डेवलपमेंट, साइंटिफिक मतलब और ज्यादा इनोवेशन हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है और टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, ये सारा उसका और डेवलपमेंट हो जाए।
कल्चरल डेवलपमेंट हो, मतलब जो आज कल्चर एग्जिस्ट कर रहा है उसमें भी लोगों में डेवलपमेंट आनी चाहिए, लोगों में और फ्रेंडशिप या भाईचारा बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब इंडस्ट्री ज्यादा बढ़नी चाहिए, पैसे ज्यादा होने चाहिए, जिससे लोगों की लाइफ और ज्यादा प्रॉस्परस हो, लोग अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और अच्छे से बढ़ाए। और सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट मतलब सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए, सुपीरियर कास्ट, इंफीरियर कास्ट, ऊंची जात नीची जात ये एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ये सारे क्या हो जाते हैं, पॉइंट्स हो जाते हैं डेवलपमेंट के। ठीक है, अभी जब हमको कंट्री को अगर कंपेयर करना है, ठीक है, अगर दो कंट्रीज को कंपेयर करना है ए और बी, तो हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में जो टीचर होती है वो आपका कंपैरिजन, बच्चे क्लास में जितने होते हैं उसका कंपैरिजन कैसे किया जाता है? उनके हाइट के बेसिस पे, ठीक है, उनके मार्क्स के बेसिस पे, जो उनके बात करने का तरीका होता है उसके ऊपर से बाइफरकेशन किया जाता है। ऑन द अदर हैंड आप कितने पढ़ाई करते हैं, कितने होशियार है, कितने मार्क्स लेके आते हैं, उसके बेसिस पे भी बाइफरकेशन किया जाता है। इन द सेम वे कंट्रीज का भी बाइफरकेशन किया जाता है कि कौन सी कंट्री कितनी बेहतरीन है, कितना अच्छे से परफॉर्म कर रही है, इसके भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अभी कंट्रीज का कंपैरिजन हम कैसे कर सकते हैं? कंट्रीज का कंपैरिजन, पहला पॉइंट है इनकम बेसिस पे, कि जो कंट्री कितना पैसा कमा रही है, कौन सी कंट्री जो है उसके लोग, कंट्री के लोग जो है कितना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, वो कंट्री कितनी प्रॉस्परस है। जो कंट्री का इनकम ज्यादा होगा वो ऑब्वियसली डेवलप कंट्री होगी, क्योंकि अगर पैसा अगर तुम्हारे पास ज्यादा है तो ही तुम एजुकेशन पे पैसा खर्चा कर पाओगे, तभी तुम इकोनॉमी पे पैसा खर्चा कर पाओगे, तभी तुम इंडस्ट्रीज पे पैसा खर्चा कर पाओगे, तभी हेल्थ के ऊपर खर्चा कर पाओगे, तभी ये कंट्रीज को क्या बोला जाता है, डेवलप्ड नेशंस बोला जाता है, क्योंकि जो कंट्री के पास पैसा ज्यादा है वो पैसा खर्चा भी ज्यादा करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्री की इनकम की बात कर रहे हैं, मतलब कंट्री के जो लोग होते हैं वो लोगों की इनकम की बात हो रही, जो कंट्री के अलग अलग लोग होते हैं, कितना लोग पैसा कमाते हैं, वो टोटल, उसका टोटल किया जाता है, उसके कंट्री को इनकम बोला जाता है, राइट। अभी कंपैरिजन ऑफ पर कैपिटा इनकम, यहाँ पे पर कैपिटा इनकम जो है, पर कैपिटा का मतलब होता है पर पर्सन, ठीक है, पर कैपिटा का मतलब होता है पर पर्सन। अभी ये जो पर कैपिटा इनकम है मतलब क्या, कि एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जितने भी पॉपुलेशन है, ठीक है, जितनी भी पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन इनकम कितनी अर्न करती है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन मतलब यहाँ पे टोटल इनकम ऑफ अ एरिया, मतलब एक कंट्री के लोग, सारे लोग जितने काम करते हैं उनका टोटल डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, इसको बोला जाता है इनकम पर पर्सन या पर कैपिटा इनकम। तो ये पर कैपिटा इनकम भी एक ऐसी चीज हो सकती है जिससे हम कंट्री का कंपैरिजन कर सकते हैं कि आज इंडिया के लोग हैं पर पर्सन कितना पैसा कमाते हैं, ऑन द अदर हैंड यूएसए के जो लोग हैं पर पर्सन वहां पे कितना आदमी पैसा कमाता है, तो इसके बेसिस पे हम कंट्रीज का कंपैरिजन कर सकते हैं। ऑल्दो पर कैपिटा इनकम गिव्स क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनकम ऑफ द कंट्रीज बट इट इज नॉट द बेस्ट मेथड। मतलब ये पर कैपिटा इनकम जो है ये अच्छा स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है कंपैरिजन के लिए। इंडिया यूएसए का कंपैरिजन हम कर सकते हैं इनकम बेसिस पे कि यूएस सिटीजन जो है वो एक महीने में कितना पैसा कमाता है, ऑन द अदर हैंड जो इंडियन सिटीजन है वो एक महीने में कितना पैसा कमाता है। बट ये जो मेथड है ये बेस्ट मेथड नहीं है। क्यों मेथड नहीं है? क्योंकि ये जो मेथड है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ लूप होल्स है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो पर कैपिटा इनकम है उसके लिमिटेशंस को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अभी पहला जो है ये पर कैपिटा इनकम, इट हाइड्स डिस्पैरिटीज। मतलब पर कैपिटा इनकम बेसिस पे अगर हम कंट्रीज को कंपेयर करेंगे तो इससे पर पर्सन का बस इनकम समझ में आता है, वो कंट्री में गरीब लोग कितने हैं, अमीर लोग कितने हैं, ये समझ में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में अंबानी जैसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं और इंडिया में फार्मर जैसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस कितना है ये पर कैपिटा इनकम नहीं बताता, क्या डिस्पैरिटीज है उसकी बात नहीं करता। ऑन द अदर हैंड जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही वो भी नहीं बता रहा, क्योंकि हम टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं जिससे कि पर पर्सन इनकम आ जाता है। तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हर एक आदमी का सेम सैलरी हो, हर एक लोगों की इनकम अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल अंबानी की इनकम अलग है, छोटे बिजनेसमैन की इनकम अलग अलग होगी, फार्मर्स की इनकम अलग अलग होगी। ये पर कैपिटा इनकम ये डिफरेंस नहीं बताता कि अंबानी कितना कमा रहा है, छोटा बिजनेसमैन कितना कमा रहा है और फार्मर कितना कमा रहा है, ये बस पर पर्सन का इनकम दे देता है। ऑन द अदर हैंड ये जो मेथड है पर कैपिटा इनकम ये बस इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब यहाँ पे बस पैसे का कंपैरिजन किया जा रहा है। मतलब अगर भले ही इंडिया में पैसे लोग कम कमा रहे हैं पर लोग अगर अच्छी प्रॉस्परस लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे लोग अगर ज्यादा एजुकेटेड है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। पर ये जो कंसेप्ट है ये बस पैसे को ही काउंट करता है, ये ना हेल्थ को काउंट करता है, ना लिटरेसी रेट को काउंट करता है, ना बर्थ रेट या डेथ रेट को काउंट करता है। ये भी चीजें क्या हो जाती है कंट्रीज के कंपैरिजन में इंपॉर्टेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर एक कंट्री है, ठीक है, अगर यूएसए है,
यूएसए में भाई पर पर्सन इनकम 50,000 रुपीज कमा रहा है, पर यहाँ पे अगर डेथ रेट ज्यादा है तो कोई फायदा है कि ये 50,000 का। पर अगर यहाँ पे लोग इलिटरेट है, ठीक है, अगर यहाँ पे लोग इलिटरेट है तो ऐसे कंट्री का कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं। यहाँ पे अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर ज्यादा है, मतलब जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं उनकी डेथ ज्यादा हो रही है, तो ये इनकम बेसिस का कोई फायदा है क्या? नहीं। तो ये जो पर कैपिटा इनकम है ये चीजें आइडेंटिफाई नहीं करती। अभी यहाँ पे वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक बाइफर्केशन करता है कंट्रीज का 3 हिस्सों में, डेवलप कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप कंट्रीज। वो कितना इनकम कमाते हैं उसके बेसिस पे, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक जो है ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट देता है हर साल, जिससे कि कंट्रीज का पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम मतलब क्या? पर पर्सन इनकम यहाँ पे बताया जाता है। तो ऐसे कंट्रीज जिनका पर पर्सन इनकम 49,300 यूएस डॉलर्स में है, ठीक है, ऐसे कंट्रीज को डेवलप कंट्रीज बोला जाता है। ऐसे कंट्रीज जिनका पर कैपिटा इनकम 6,700 यूएस डॉलर्स में है उनको डेवलपिंग कंट्रीज बोला जाता है। और ऐसे कंट्रीज जिनका पर कैपिटा इनकम 2,500 यूएस डॉलर्स से कम है इनको अंडर डेवलप कंट्रीज बोला जाता है। तो इंडिया जो है ये आज डेवलपिंग कंट्रीज में आता है, और बाकी के जो यूरोपियन कंट्रीज है, यूरोपियन नेशंस है, ये डेवलप में आते हैं, राइट। यूएसए भी है, ये एक डेवलप नेशन है। अभी पर कैपिटा इनकम जो है ये हम डॉलर्स में ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि जो डॉलर है ये सबसे स्टेबल करेंसी माना जाता है, ठीक है, और डॉलर को ही वर्ल्ड में कंपैरिजन के लिए फॉलो किया जाता है। अब एक टेबल आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक है, हम एवरेज पर कैपिटा इनकम का ये नेगेटिव पॉइंट देखने वाले। क्या नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पे? यहाँ पे कंट्री ए और कंट्री बी दिया हुआ है, ठीक है, कंट्री ए कंट्री बी, उनका फर्स्ट इनकम ऑफ सिटीजंस 1 2 3 4 और 5। अभी ये 5 सिटीजन है कंट्री ए में, एक 9,500 कमा रहा है, एक 10,500 है, एक 9,800 है, ऐसे इनकम्स दिए, और उनका अगर एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कितना है? 10,000 आ रहा है, ठीक है। तो अलग अलग लोग हैं, उनकी इनकम भी अलग अलग है। जो पहले वाला है उसके 9,500 है, जो आखिरी वाला है उसका 10,200 इनकम है, पर यहाँ पे पर पर्सन इनकम कितना दिख रहा है? 10,000, सबका सेम लग रहा है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे जो लोग है कंट्री बी की बात करते हैं, यहाँ पे चारों लोग उनका इनकम सबसे कम है 500 है, और एक का ही सबसे ज्यादा है, पर फिर भी एवरेज इनकम कितना दिखा रहा है? 10,000 दिखा रहा है। तो मतलब इसमें कितने लोगों का इनकम कम है, कितने लोग गरीब है, कितने लोग पैसे वाले, ये बाइफर्केशन, ये डिस्पैरिटी, ये मेथड नहीं बताता, ठीक है। अभी नेक्स्ट है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। For development, an individual apart from having a better income has other goals as well, such as security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. मतलब हमने पहले देखा था कि कुछ लोग होते हैं वो मनी ओरिएंटेड नहीं होते, उनको पैसे से ज्यादा कुछ चीजें चाहिए होती है। वो सोसाइटी में रिस्पेक्ट उनको चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन नेचर चाहिए, या गवर्नमेंट से या डेमोक्रेसी से, और उनकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है कि और ज्यादा फ्रीडम मिले, पावर और ज्यादा लोगों के पास हो। इन कंपेयरिंग अ नेशन रीजन बिसाइड्स एवरेज इनकम अदर एट्रिब्यूट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। और ऐसे ही कंट्री की अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो बस ये इनकम बेसिस नहीं होना चाहिए, इनकम छोड़ के बाकी भी दूसरे पॉइंट होने चाहिए जिससे कि हम कंट्रीज का कंपैरिजन करें, ठीक है। अभी आपके टेक्स्ट बुक में ये चार्ट दिया हुआ है, ये डेटा दिया, पहला इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दिया। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब क्या होता है कि ऐसे बच्चे जिनका जन्म हुआ है वो 0 to 1 ईयर तक, ऐसे छोटे बच्चों की इन्फेंट की डेथ हो जाती है, इसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोला जाता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब क्या? ऐसे बच्चे जो जिनका बस अभी अभी जन्म हुआ और 0 to 1 ईयर तक ऐसे बच्चों की डेथ हो जाती है, इसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोला जाता है, ठीक है। लिटरेसी रेट मतलब क्या? कितने लोग इंडिया में या कहीं पे भी एजुकेटेड है, इसको लिटरेसी रेट बोला जाता है। पर कैपिटा इनकम मतलब पर पर्सन इनकम कितना है। और नेट अटेंडेंस रेशियो मतलब क्या होता है? नेट अटेंडेंस रेशियो मतलब आज प्रेजेंट में कितने लोग आपके कंट्री में स्कूल अटेंड कर रहे हैं और कितने अटेंड कर सकते थे, इसका वो रेशियो होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक कंट्री में 100 बच्चे जो स्कूल में जा सकते हैं पर अटेंड बस 50 कर रहे हैं, स्कूल में जा कितने रहे, एक्चुअल में 50 आ रहे, इसको नेट अटेंडेंस रेशियो बोला जाता है, ठीक है। अभी 3 स्टेट से उनका कंपैरिजन करते हैं। हरियाणा का एग्जांपल दिया, केरला का दिया और बिहार का दिया, ठीक है। अभी हरियाणा जो है उसमें 30 बच्चों की डेथ हो रही है, ऐसे 30 बच्चों की डेथ हो रही है जो 0 to 1 ईयर तक उनका जन्म हुआ है और 0 to 1 ईयर के बीच में उनकी डेथ हो रही है, ऐसे 30 बच्चे।
ऑन द अदर हैंड लिटरेसी रेट हरियाणा में 82 है, लिटरेसी रेट अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन इनकम 1,80,174 दिया है, और अटेंडेंस रेशियो मतलब यहाँ पे 61 अटेंडेंस रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है यहाँ पे सबसे आगे वो दिख रहा है, मतलब सबसे खराब यहाँ पे इंडिकेटर दिखा रहा है कि यहाँ पे लोगों के जो छोटे बच्चे उनकी डेथ ज्यादा हुई। एजुकेशन लेवल लिटरेसी रेट देखो तो 82 है, ठीक है। नेक्स्ट अगर केरला का एग्जांपल देखें, केरला में बस 10 ही बच्चों की डेथ हो रही है, इनफैंट मोर्टेलिटी छोटे बच्चों की डेथ बस 10 ही बच्चे हैं उनकी डेथ हो रही है। यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो 94% है, और पर कैपिटा इनकम हरियाणा से कम है, 1,63,000 है। मतलब ये बाकी दो एस्पेक्ट्स में केरला अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, पर कैपिटा इनकम में थोड़ा पीछे है। ऑन द अदर हैंड बिहार की बात करो तो बिहार में सबसे ज्यादा बच्चों की डेथ हो रही है 35, वहां पे लिटरेसी रेट भी 62 सबसे कम है, और पर कैपिटा इनकम 34,000 ये भी सबसे कम है, ठीक है। और अटेंडेंस रेशियो भी यहाँ पे कम दिखा जाता है। तो कौन सा स्टेट बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है? अगर इनकम बेसिस पे देखो तो हरियाणा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के हिसाब से देखो तो केरला ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कम लोगों की डेथ हो रही है। अगर लिटरेसी रेट देखो तो केरला अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये बेसिस हो जाता है कि कंट्रीज का जो कंपैरिजन है, ये पॉइंट भी उसमें कंसीडर करने चाहिए। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तुम्हारी कंट्री में लोग हेल्दी है कि नहीं, तुम्हारी कंट्री में लोग अच्छे से रह रहे कि नहीं, ये भी चीजें मैटर करती है। आपके कंट्री में लोग सब लिटरेट है कि नहीं, ठीक है। ऑल दिस फैक्टर्स कंसीडर और इंडिकेट दैट पर कैपिटा इनकम इज नॉट यूजफुल। और ये सारे जितने पॉइंट्स हम लोगों ने देखे, ये पॉइंट से पता चलता है कि जो इनकम बेसिस है ये पूरा यूजफुल नहीं, मेथड नहीं है कंट्रीज को कंपेयर करने का, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज की। पब्लिक फैसिलिटीज मतलब क्या? ऐसे फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट, वो कंट्री का गवर्नमेंट उनके लोगों को प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर उसमें पब्लिक फैसिलिटीज में हेल्थ एंड सैनिटेशन हो सकता है। हेल्थ एंड सैनिटेशन मतलब क्या? हॉस्पिटल हो सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट मतलब क्या? जो बस सर्विस होती है वो। और एजुकेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, ये देने का काम किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। तो ये जो पब्लिक फैसिलिटीज होती है, पब्लिक फैसिलिटीज गवर्नमेंट अपने लोगों को देता है, जिससे कि जो कंट्री के जो लोग हैं वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए, इकोनॉमी अच्छे से चल पाए, जो लोग हैं उनको एजुकेशन मिले, उनकी जो हेल्थ है वो अच्छे से रहे, उनके लिए हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं। तो इसको, ये सारी चीजों को क्या बोला जाता है? पब्लिक फैसिलिटीज। और ये जो पब्लिक फैसिलिटीज है गवर्नमेंट क्या करती है? ये गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, कुछ नॉमिनल चार्जेस लगाती है, जिससे कि वो पब्लिक फैसिलिटीज चल पाए। तो ये पब्लिक फैसिलिटीज में जो सिटीजन होते हैं, ये पब्लिक फैसिलिटीज क्यों दी जाती है? क्योंकि कंट्री में जितने भी सिटीजन होते हैं दे आर नॉट इक्वल। सब पैसे वाले नहीं होते, है ना। अंबानी को कोई पब्लिक फैसिलिटी की जरूरत नहीं है, टाटा को कोई पब्लिक फैसिलिटी की जरूरत नहीं। पर कंट्री में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गरीब हैं, जिनको बस फैसिलिटी चाहिए, जिनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए, जिनको रेलवे फैसिलिटी चाहिए, जिनको पब्लिक टॉयलेट्स की जरूरत होती है, उनके पास खुद का टॉयलेट नहीं होता। तो ऐसे लोगों को मदद करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? पब्लिक फैसिलिटीज बनाती है, ठीक है। अभी बहुत बार क्या होता है कि कंट्रीज में ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी पूरी बेसिक नेसेसिटीज पूरे नहीं कर पाते, रोटी, कपड़ा, मकान। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है? उनके लिए रेशन शॉप्स बनाती है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, मतलब कम प्राइसेस पे फूड ग्रेन्स गवर्नमेंट देती है। किसको? ये गरीब लोगों को, ठीक है। ऑन द अदर हैंड कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास ठीक ठाक पैसा है और वो सब फैसिलिटीज अवेल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो कि एरोप्लेन होता है, ठीक है। एरोप्लेन मतलब जो भी फ्लाइट सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है, ये फ्लाइट में लोग जाते हैं नॉर्मल, जिनके पास ठीक ठाक पैसा होता है। पर सब लोग जो है प्राइवेट जेट को क्या नहीं कर सकते? अफोर्ड नहीं कर सकते। प्राइवेट जेट है, ये सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है? अपना जो फ्लाइट सर्विसेज है वो लोगों को देती है। मतलब ऐसे पैसे वाले लोग जो प्राइवेट जेट को भी अफोर्ड नहीं कर सकते, पर उनके लिए फ्लाइट सर्विसेज अवेलेबल। मतलब गवर्नमेंट को सारे लेवल के लोगों को संभालना होता है, कम गरीब, उससे थोड़े से ज्यादा पैसे वाले, उससे ज्यादा और पैसे वाले, उससे और ज्यादा पैसे वाले। तो सारे लेवल के लोगों को किसको संभालना पड़ता है? गवर्नमेंट। बहुत बार गवर्नमेंट का ही बेनिफिट होता है ये पब्लिक फैसिलिटीज देना। फॉर एग्जांपल अगर रास्ते पे, रोड की हम बात करें तो रोड पे गवर्नमेंट बस सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ये बस सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती तो लोग क्या करते हैं? अपना प्राइवेट व्हीकल निकालते, अपनी कार निकालते, अपनी बाइक निकालते, और रोड पे ट्रैफिक सबसे ज्यादा हो जाता, ठीक है। ट्रैफिक के बाद पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता। तो गवर्नमेंट ये पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने से, अगर एक बस प्रोवाइड की जा रही है तो एक बस में मिनिमम 40-50 लोग बैठते हैं, तो एक 40-50 लोग अगर बस से जाएंगे तो 40-50 व्हीकल्स रास्ते पे कम हो जाएगा, मतलब ट्रैफिक रास्ते पे कम हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड जो व्हीकल्स जो चलते हैं रास्ते पे, उसके जो पोल्यूशन होने वाला है वो पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। मतलब गवर्नमेंट ये फैसिलिटीज जो प्रोवाइड कर रही है, एट द एंड ऑफ द डे उसका भी खुद का बेनिफिट कहीं ना कहीं हो रहा है। लोगों का तो बेनिफिट हो रहा है, पर गवर्नमेंट भी यहाँ पे खुद का बेनिफिट करा रही है। अभी नेक्स्ट है बॉडी मास इंडेक्स। अभी जो बॉडी मास इंडेक्स होता है ये बेसिकली एक इंडिकेटर है,
ठीक है। ये एक वैल्यू डिराइव करता है, वैल्यू किसके कंपैरिजन में, आपका कितना वेट है और आपकी कितनी हाइट है, ठीक है। और इसका जो यूनिवर्सल ऐसा है यूनिट है वो बीएमआई है, केजी पर मीटर स्क्वायर। अभी यहाँ पे जो बॉडी मास इंडेक्स है, ये बॉडी मास इंडेक्स का जो वैल्यू आता है, इससे ये पता चलता है कि आदमी अंडरवेट है, नॉर्मल है, ओवरवेट है या ओबेस है, ठीक है। तो एक ऐसा वैल्यू जिससे आपका वेट, आपकी हाइट, इसका कैलकुलेशन करके, ये कैलकुलेशन करके आपका जो वैल्यू आता है, अगर आपका वैल्यू 18.5 से 24.9 के बीच में आता है तो यू आर अ नॉर्मल पर्सन, मतलब आपका बॉडी ठीक तरीके से चल रहा है। ओवरवेट कब है, अगर 25 टू 29, मतलब आपका जो वेट है वो आपकी हाइट और बॉडी से कहीं ज्यादा है। और ओबेस मतलब कि आपकी हाइट कम और वेट ज्यादा हो गया है। और ज्यादा ओबेस मतलब क्या हो रहा है कि आपकी हाइट तो कम ही है और वेट भी बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स जो है ये एक इंडिकेटर है, इससे एक वैल्यू डिराइव होती है जिससे आपका जो वेट है और जो हाइट है वो यूज करके एक वैल्यू डिराइव की जाती है, जिससे कि देखा जाता है कि आप नॉर्मल हो, ओवरवेट हो, अंडरवेट हो, ठीक है। अभी आपका अगर बीएमआई इंडेक्स 18.5 के बीच और 24.9 के बीच में अगर आता है देन यू आर अ नॉर्मल पर्सन, ठीक है। तो फिर आप अंडरवेट नहीं है, ओवरवेट नहीं है, ओबेस नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली एक इंडिकेटर है। अभी नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अभी ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है ये पब्लिश करती है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अभी ये जो रिपोर्ट होता है ये कंट्रीज का कंपैरिजन करता है कि कंट्रीज, अलग अलग वर्ल्ड में जो कंट्रीज है उनका कंपैरिजन करने का ये काम करता है। अब ये कंपैरिजन में ये कौन से फैक्टर्स देखता है कि वो कंट्रीज में एजुकेशन लेवल कितनी है, वहां के कंट्री के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, उनका हेल्थ स्टेटस क्या है, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहां पे क्या है, इंडिया में अगर लोग है तो कितनी साल जिंदगी वो जीते, जापान के लोग कितनी साल जिंदगी जीते, और उनका पर कैपिटा इनकम क्या है। अगर इंडिया का जो रैंकिंग आया था वो 134 आया था 2023-24 रिपोर्ट से, ठीक है। तो ये रैंकिंग दिया है यूएनडीपी ने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से। अभी नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया, नेट अटेंडेंस रेशियो मतलब क्या, ऐसे बच्चे फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 6 to 10 जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप, मतलब एक एज ग्रुप के जो बच्चे 6 to 10 एज ग्रुप के कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं और कितने बच्चे स्कूल अटेंड नहीं कर रहे हैं, इसको नेट अटेंडेंस रेशियो बोला जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये चार्ट दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, सम डेटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर्स। जो श्रीलंका है, श्रीलंका का ग्रॉस नेशनल इनकम जो है वो 11,326 दिया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब वहां के लोग कितने साल जिंदगी जीते, 75 इयर्स दिए, 75.5। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग मतलब वहां के बच्चे कितना स्कूलिंग करते हैं ऑफ द एज 25 एंड अबव, 10.9 दिया है। और एचडीआई रैंकिंग 76 दिया है। इन द सेम वे इंडिया का दिया, इंडिया का जो ग्रॉस नेशनल इनकम है वो कम है, इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है तो ग्रॉस नेशनल इनकम कम होता है 6353। फिर इसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 68.8 है, मतलब श्रीलंका से कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। स्कूल ईयरिंग यहाँ पे भी, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग भी यहाँ पे कम है, और एचडीआई रैंकिंग भी यहाँ पे 130 दिया हुआ है। तो ये अलग अलग कंट्रीज है, उसका डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। अभी वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज जो है वो अपना डेवलपमेंट कर रही है, हर एक कंट्री अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आगे बढ़ाने के पीछे, हर एक कंट्री डेवलप्ड बनने के पीछे अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, रोड्स, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज बनाई जा रही है, लोगों के लिए अलग अलग फैसिलिटीज इंट्रोड्यूस की जा रही है। यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट आता है। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब बेसिकली क्या होता है कि आपको डेवलपमेंट करना है, पर डेवलपमेंट आपको ऐसा करना है कि जिससे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं होना चाहिए, जो रिसोर्सेस है वो ऑप्टिमली यूज होने चाहिए, और वही रिसोर्सेस आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए भी यूज होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसको बोला जा रहा है। सपोज फॉर द प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप्ड, वी वुड सर्टेनली लाइक द लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू गो फर्दर। मतलब अगर एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट ने अगर एक डेवलपमेंट अचीव कर लिया है, एक लेवल ऑफ इनकम अचीव कर लिया है, तो आप सोचते हो कि उसके आगे का इनकम मेरे को मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल आप अगर जॉब कर रहे हो, अभी जॉब करते करते आपकी अगर सैलरी है 50,000, तो आप ऑब्वियसली इमेजिन करो कि मेरी सैलरी 1 लाख हो जाती, फिर उसके बाद 1 लाख होने के बाद आप वापस बोलते मेरी सैलरी 2 लाख हो जाती। तो ह्यूमंस के जो डिजायर्स है ये अनलिमिटेड है। इन द सेम वे जो कंट्री है अगर वो एक डेवलपमेंट अचीव कर लेती है उसको और आगे डेवलपमेंट करना होता है। अभी यही डेवलपमेंट के चक्कर में कुछ साइंटिस्ट ने वार्निंग दी है कि अगर ये डेवलपमेंट, ये इंडस्ट्रीज ऐसे ही चलते रहे तो क्लाइमेट क्राइसिस बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है।
इसीलिए आ जाता है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या बोल रहा है कि आज आपको डेवलपमेंट करना है तो करो, पर उसकी वजह से आपका जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी एबिलिटी या उसकी जरूरतें कम नहीं पड़नी चाहिए, उनके लिए रिसोर्सेज बचे रहने चाहिए। डेवलपमेंट मस्ट टेक प्लेस व्हाइल कंजर्विंग द एनवायरनमेंट, मतलब डेवलपमेंट जो है वो एनवायरनमेंट को भी कंजर्व करे, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज सेव होने चाहिए, और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो लोगों का भी इंक्रीज होना चाहिए, अच्छा हो जाना चाहिए। ठीक है, ये क्या हो जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट? अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? पहले तो रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, सिर्फ रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। ठीक है, तो रिसोर्स जितने लिमिटेड हो जाते हैं तो उसको अपने को अच्छे से यूज करना पड़ेगा, सस्टेनेबली यूज करना पड़ेगा। मेजर रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल, जो भी रिसोर्सेज आज हम यूज करते हैं वो रिन्यू नहीं हो सकते, जैसे कि पेट्रोल हो गया, ऑयल हो गया, डीजल हो गया, ये सारी चीजें रिन्यू जल्दी नहीं होती, हजारों लाखों साल लगते हैं उनको बनने के लिए। ओवर एक्सप्लॉयटेशन विल डिप्लीट दिस रिसोर्सेज, अगर हम ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट कर देंगे, ज्यादा रिसोर्सेज को यूज कर देंगे तो वो एक दिन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए अपने को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं ग्राउंड वाटर ओवर यूज की। अभी जो इरिगेशन फैसिलिटी हम यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, इरिगेशन हम करते हैं, ठीक है, इंडिया ने भी ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इरिगेशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया था। ये इरिगेशन की वजह से जो ग्राउंड वाटर है उसका ओवर यूज बढ़ गया। बेसिकली पंजाब और हरियाणा जैसे एरियाज में, ऐसे एरियाज में इरिगेशन बहुत अच्छे से यूज होता है, मॉडर्न टेक्निक्स फार्मिंग की यूज होती है, उसकी वजह से वहां का जो ग्राउंड लेवल है वो डिप्लीट होते जा रहा है। ठीक है, टिल नाउ देयर हैज बीन अ डिक्लाइन ऑफ 61% ऑफ द ग्राउंड वाटर इन इंडिया। अभी तक इंडिया में 61% जो ग्राउंड वाटर है वो क्या हो गया है, डिप्लीट हो गया या डिक्लाइन हो गया। ठीक है, अभी एग्जांपल भी दिया जा रहा है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ऑयल का जो स्टॉक है, जो पेट्रोल का जो स्टॉक है वो बस अगले 50 साल तक ही रहने वाला है। और इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज, इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज जो है वो क्या करते हैं, ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। इंडिया के पास तो पेट्रोल नहीं है, ऑयल नहीं है, तो हम जो अरब कंट्रीज होते हैं, सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, इनसे हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये जो कंट्रीज है दे आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द पेट्रोल फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो यहाँ पे जो अलग अलग कंट्रीज है उनसे पेट्रोल आता है। ऑन द अदर हैंड यूएसए जैसा जो कंट्री होता है, यूएसए जैसा कंट्री वो क्या करता है, अपनी मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक पावर को यूज करके ऐसे एरियाज के ऊपर कब्जा करता है जहां पे पेट्रोल मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रिसोर्सेज का आप लोग देख सकते हो कि रिसोर्सेज के लिए कंट्रीज कौन से लेवल तक जाती है और कितना आगे डिफिकल्ट ये सिचुएशन होने वाली है। ठीक है, अभी ये जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है ये नेशनल बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज जो है वो किसी कंट्री को देख के नहीं आता, वो कहीं पे भी हो सकता है। आप देख सकते हो आज क्लाइमेट के चेंजेस बहुत सारे हो रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं। ठीक है, अलग अलग जगह पे जो प्लेट्स होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, वो फिसल रही है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, तो ये क्लाइमेट चेंज का पार्ट है। तो ये बाउंड्रीज देख के नहीं आता, स्पेसिफिक कंट्रीज को देख के नहीं आता। आवर फ्यूचर इज लिंक्ड टुगेदर, मतलब अगर हम सारे लोग, सारे कंट्रीज के लोग अगर एक साथ मिलकर क्लाइमेट चेंज के लिए काम नहीं करेंगे तो ये क्लाइमेट चेंज का जो प्रॉब्लम है ये आता रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द बॉर्डर्स। इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्रेस इज पेरिनियल, मतलब जो डेवलपमेंट का जो क्वेश्चन है, जो प्रोग्रेस का जो क्वेश्चन है, ये हमेशा इसमें प्रॉब्लम्स होने ही वाले, क्योंकि रिसोर्सेज उसमें इन्वॉल्व है, क्लाइमेट चेंज उसमें इन्वॉल्व है। ऑन द अदर हैंड जो ह्यूमंस है उनका खुद को डेवलपमेंट करना ही है। एट ऑल टाइम्स एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल वी नीड टू आस्क वेयर वी वांट टू गो, वेयर वी विश टू बिकम एंड व्हाट आवर गोल्स आर, सो द डिबेट ऑन द डेवलपमेंट कंटिन्यूज। मतलब अगर ये डिबेट है डेवलपमेंट का, ये ह्यूमंस को खुद सोचना पड़ेगा कि हमको क्या डेवलपमेंट चाहिए, कितना दूर अपने को जाना है, एनवायरनमेंट को कितना खराब करना है, सोसाइटी कैसे डेवलप करनी है, ये सोच पड़ जाती है ह्यूमंस के ऊपर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम यूट्यूब एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।